नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अंडरब्रिज की मांग को लेकर गौरीनगर वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। मंडी शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने की खरीदी बंद। दुष्कर्मी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधायक पति ने किया गाली गलौज, आदिवासी समुदाय ने उठाई गिरफ्तारी की मांग। बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर जनता कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। और किसान अवार्ड से सम्मानित हुई वहीदा बेगम। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर क्षेत्र में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासी स्थानीय पार्षद के साथ रेलवे स्टेशन का घेराव करने पहुंचे और स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द अंडरब्रिज का निर्माण कराने की मांग की। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर और स्टेशन पारा क्षेत्र के लोग लंबे समय से यहां गौरीनगर रेलवे क्रॉसिंग के समीप अंडरब्रिज निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन यहां अंडरब्रिज का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित रेलवे के आला अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अंडरब्रिज नहीं बनने से नाराज गौरीनगर क्षेत्र के निवासियों ने आज स्थानीय पार्षद समद खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पैदल मार्च करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन मैनेजर का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द अंडरब्रिज निर्माण की मांग की है। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से गौरीनगर क्षेत्रवासी यहाँ अंडरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक अंडरब्रिज का निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अंडरब्रिज निर्माण नहीं होने से वार्डवासियों में आक्रोश की स्थिति है और आने वाले समय में यहाँ के निवासी अंडरब्रिज के लिए रेलवे ट्रैक पर भी बैठने बाध्य होंगे। विगत कई वर्षों से गौरीनगर अंडरब्रिज की काम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ नहीं करने के कारण गौरीनगर की जनता, चाहे वो छात्रों को स्कूल जाने की समस्या हो, अगर बीमार व्यक्ति है तो उसको अस्पताल जाने की समस्या हो, यदि किसी व्यक्ति को कोई आवश्यक काम हो तो आधा घंटा, 20 मिनट, 35 मिनट ऐसे करीब करीब वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग में रुकना पड़ता है, जिस कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार डिलीवरी वाली जो महिला जाती है उनका प्रसव भी वहाँ पर हो चुका है। हमने कई बार केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास किया है, रेलवे प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है, किंतु रेलवे प्रशासन द्वारा इस बात को कहा गया है कि हमारा काम प्रगति पर है और आज तक कोई प्रगति नहीं हुआ है। इससे वहाँ की जनता आक्रोशित हो चुकी है। आज वार्ड पार्षद समद खान के नेतृत्व में गौरीनगर की जनता रेलवे प्रशासन को आगे आगाह कराई है कि आपके द्वारा जल्द से जल्द अंडरब्रिज की कार्रवाई की जाए, अन्यथा गौरीनगर की जनता रेलवे पटरी पर आकर बैठेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। आप केंद्र सरकार को और राज्य रेलवे प्रशासन को आगाह कर दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम आम जनता रेलवे पटरी पर आकर बैठकर अपना निराकरण कराएगी। बड़ी संख्या में गौरीनगर निवासियों के द्वारा अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जाने के बाद स्टेशन मैनेजर ऋषिकांत ने कहा कि गौरीनगर निवासियों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे पास अब्दुल समद खान, वरिष्ठ सभापति पार्षद वार्ड नंबर 13 गौरीनगर, मेमोरेंडम देने आए हैं। शायद गौरीनगर जो रेलवे क्रॉसिंग है इसका अंडरब्रिज के लिए जो उनको जो पीड़ा हो रही है, छात्र छात्राओं को समय पर मतलब क्लास जाने में कठिनाई होती है और बहुत 2-3 दुर्घटनाएं भी होती थी। उस संबंध में उन्हें हमारा मेमोरेंडम दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए
और ये जो मेमोरेंडम दिया गया है, हम रेलवे प्रशासन को हम इसका तुरंत सूचना देंगे और ये जो अभी जो स्थिति है, जो प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस का अवगत कराएंगे। अभी फ़िलहाल जो मेमोरेंडम है हमारे जो उच्च अधिकारी है, इसका अवगत कराया जाएगा और यहाँ जो लोग हैं उसके मांग के बारे में बताया जाएगा। गौरीनगर रेलवे क्रॉसिंग के घंटों बंद रहने से यहाँ के निवासियों का आवागमन में दिक्कत होती है। वहीं तीसरी लाइन बनने के बाद यहाँ पर रेल यातायात का दबाव भी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते अधिकांश वक्त रेलवे फाटक बंद रहता है। गौरीनगर के लोगों को यहाँ पर जल्द ही अंडरब्रिज बनने का आश्वासन जनप्रतिनिधियों से मिलता रहा है। वहीं रेलवे प्रशासन के द्वारा भी जल्द अंडरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किए जाने की बात कही जाती रही है, लेकिन अब तक यहाँ अंडरब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ की जनता अब आंदोलन की राह भी अपना सकती है। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। शासन द्वारा मंडी शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने राजनांदगांव कृषि मंडी में धान की नीलामी बंद कर दी है, जिसके चलते मंडी में अपना धान बेचने आए किसानों को अपना धान वापस घर ले जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ किसान अपने उपज धान को औने पौने दामों में कोचियों को बेचने मजबूर हो रहे हैं। राज्य शासन ने मंडी शुल्क 5% बढ़ा दी है, जबकि पूर्व में 2% मंडी शुल्क लिया जाता था। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में शासन द्वारा मंडी शुल्क बढ़ाए जाने से व्यापारियों ने नीलामी बोली बंद कर दिया है, जिसके चलते बीते शुक्रवार से किसानों की उपज धान की बिक्री बंद हो गई है। आलम यह है कि किसान अपने धान को वापस ले जाने मजबूर हो रहे हैं। वहीं कुछ किसान अपने धान को कोचियों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। बीते शुक्रवार से व्यापारी संगठन ने 5% टैक्स बढ़ोतरी का विरोध किया है और मंडी से धान खरीदी बंद कर दिया है। मंडी टैक्स को 2% से सीधा 5% कर दिया गया है। इसके विरोध में व्यापारियों ने मंडी को बंद रखा है और व्यापारी दूसरे प्रदेश के व्यापारियों से कंपटीशन नहीं कर पाएगा। इसका बोझ व्यापारी के ऊपर पड़ेगा, किसान के ऊपर पड़ेगा। इसके कारण माल धान सस्ता बिकेगा और बदनाम व्यापारी होगा। सरकार को टैक्स देना है 5%, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में मंडी टैक्स के रूप में धान पर 5% नहीं है। यह मांग नाजायज है। राज्य शासन को इसको वापस लेना चाहिए। शासन अगर वापस नहीं लेगी मांग तो किस तरह का प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे? नहीं, सिर्फ बंद रहेगी मंडियाँ। हम लोग खरीदी करने नहीं आएंगे। अपनी मिल की, गोदाम की अपनी चाबी, मिल की चाबी वहाँ सरकार को दे देंगे। इधर मंडी सचिव ने बताया कि मंडी टैक्स बढ़ोतरी के चलते मंडी में धान खरीदी बंद है। राज्य शासन ने मंडी शुल्क 5% बढ़ा दिया है, जबकि पूर्व में मंडी शुल्क 2% लिया जाता रहा है। मंडी में धान खरीदी बिक्री शुरू करने के लिए उच्च अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। नहीं, मांग उनका ये है कि अभी शासन ने मंडी शुल्क में बढ़ोतरी किया है। वो पहले धान पे 2 रुपये मंडी शुल्क लगता था, अब वो मैंने 3 रुपये मंडी शुल्क हो गया और 2 रुपये कृषक कल्याण शुल्क, ऐसे करके 5 रुपया प्रति सैकड़ा की वृद्धि हो गई। तो उसमें उनका कहना यह है कि हम अभी इस रेट में नहीं देंगे और आगे हम लोग अपने व्यापारी पैनल से पूरा बात कर लेंगे, वरिष्ठ स्तर से हम शासन से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर अपन धान खरीदी करेंगे, ऐसा उनका कहना है। पहले शुल्क कितना था? 2 रुपया था, उसे बढ़ाकर 5 रुपया धान पे, और दलहनी और तिलहन फसल पे पहले 1 रुपया था, वो अब 1 रुपये 50 पैसा हो गया। अब तो कब तक रहेगा सर? नहीं, ये तो आज मैंने बात किया है उनसे, पोहा मिल संघ के अध्यक्ष से, तो उनका कहना यह है कि आज हम लोग वरिष्ठ लेवल से प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में, और जो भी जैसा निर्णय होगा तो आज शाम तक अपने को पता चल जाएगा। इधर किसानों का कहना है कि बीते वर्ष कोरोना की मार किसानों को झेलनी पड़ी है, लेकिन इस वर्ष शासन ने मंडी शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके चलते व्यापारी मंडी से धान नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए धान वापस अपने घर ले जा रहे हैं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि पैसे के जरूरत होने के कारण कोचियों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। हमें बघेल सकाल एक ही कहना चाहतन कि एक करुणा हुई सो में हम भटक गए पूरा,
हैं, थोड़ा भी मजदूर कमा रहे हमें निकल गए। दूसरा ये खोइस कि अच्छी खासा मंडी चला दी छत्तीसगढ़ पूरा के, आज पूरा मंडी बघेल सरकार बंद करवा दी। हमार मजदूर ला 300 रुपया रोजी के हिसाब से दे दे, हमारे बाल बच्चे हमन पालबो। कारण का है? कारण ये कि मंडी बंद कर दी से टैक्स हम कारण है ना। टैक्स कितना? टैक्स जो भी रिश्ते व्यापारी के यानी 2.5 रुपया या 2 रुपया और डायरेक्ट 5 रुपया कर दी। हम वो यहाँ मंडी में आना होकर माल कम हो गए, पूरा हड़ताल हो गए, किसान के माल बाहर में पड़े, एकर भुगताना किसान बेजबरन भुगता थे। बघेल सरकार हमने 2 दिन पहले बता रही थी जिला ये माल नहीं करती, किसान भी एकदम सुरक्षित रहती। जो भी है पहले 2% था, अब सरकार 5% कर दिया है। हाँ। तो इन लोगों के दोनों के चक्कर में सरकार और अपना ये व्यापारी संघ है, उन लोगों के चक्कर में हम जैसे गरीब लोग पीस रहे हैं इसमें। हम लोगों का पेट्रोल जी यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है, और इसके अलावा हम लोग कहीं आ नहीं सकते ना जा नहीं सकते। यहाँ पे सब किसान लोग हैं, किसान है जो भी है सब फंसे हुए हैं, हम लोग भी है, यहीं से हमारा पेट रोजी चलता है। लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ हमारा ही नुकसान हो रहा है। जितने भी मजदूर हैं, रेजा हैं, हमाल है, कांटा वाले भाई जो भी हैं, इसमें सब हमारा ही नुकसान हो रहा है। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान खरीदी बंद होने से किसानों को हमाली और ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। गंडई क्षेत्र के ग्राम नर्मदा निवासी वहीदा बेगम को राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में डेयरी फार्मिंग के लिए श्रेष्ठ डेयरी फार्मर के रूप में सम्मानित किया गया है। गंडई पशु चिकित्सालय के अधीनस्थ गौठान ग्राम चकनार के आश्रित ग्राम में रहने वाली वहीदा बेगम को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के तत्वाधान में रायपुर स्थित होटल बेबीलोन में किया गया, जिसमें वहीदा बेगम को कृषक अवार्ड उनके श्रेष्ठ डेयरी फार्मर के रूप में दिया गया। वहीदा बेगम का मानना है कि यह डेयरी फार्मिंग उनके पुश्तैनी कारोबार चूड़ी बेचने के साथ कुछ नया करने का सोचा और जज्बे से किया है और डेयरी फार्मिंग सफल भी हुई है। मैं ग्राम नर्मदा से हूँ और मेरा डेयरी फार्म खैरानावपारा है। मैं पहले चूड़ी बेचने जाती थी संडी ग्राम में, तो ग्रामवासी महिलाओं से और समूह वाले महिलाओं से मेरी बात हुई कि मैं यहाँ दूध गाय डेयरी में बहुत फ़ायदा है, ऐसे करके तो मैं भी अपने कमाई से उसी कमाई से पैसे इकट्ठा करके 2 गाय ली और 2 गाय से उसका ये से आवक से बढ़ाते बढ़ाते मैं 8 गाय कर ली और 8 गाय के साथ मछली पालन और बकरी पालन और मुर्गी फार्म, और उसके बाद मैं गोबर गैस के खाद से मछली को खाना खिलाती हूँ, उसी में दाना डालती हूँ स्लेरी को, और घास में नेपियर घास में भी डालती हूँ। और इसका मैं विजय चाचा और इंदुरकर सर मेरे को सपोर्ट किए हैं। जी, अभी आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और इस अवार्ड के भागीदारी मेरे बेटे और मेरे शौहर भी हैं। अवार्ड पूरा सपोर्ट किए हैं इन लोग। कि कब मिला, कैसे, किनके द्वारा दिया गया? अवार्ड किसके माध्यम से मिला? अवार्ड सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा मिला है। कब? कल मिला है 6 तारीख को। वहीदा बेगम ने कहा कि डेयरी फार्मिंग में गंडई पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप इंदुरकर का कुशल मार्गदर्शन रहा है। वहीदा बेगम डेयरी फार्मिंग व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की है, जिसके लिए वहीदा बेगम ने चूड़ी बेचकर पैसा जमा किया और स्वयं के व्यय पर शुरू किया है। वर्तमान में उनके पास अभी 8 गाय हैं, जिसमें 60 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन होता है। वह डेयरी पालन के साथ ही बकरी पालन और मछली पालन भी कर रही है। डॉक्टर संदीप इंदुलकर उनके सोच को देखकर प्रभावित होकर उनका सहयोग किए, साथ ही डेयरी पालन में तकनीकी सहयोग प्रदान किया। जी, निश्चित ही एक बहुत हर्ष की बात है कि एक छोटे से ग्राम में रहने वाली महिला वहीदा बेगम जी ने
अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो चूड़ी बेचते हुए चालू किया है, ग्राम संडी में जब चूड़ी बेचने जाती थी तो वहाँ की महिलाओं से उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनको ये लगा कि इसके अलावा भी मैं डेयरी फार्मिंग कर सकती हूँ, तो उन्होंने वहाँ की महिलाओं ने समूह में जोड़कर उनको प्रेरित किया और उसके बाद स्वयं के चूड़ी बेच के जो पैसे बचाई थी उस पैसे से इस महिला ने 2 गाय खरीदी और उसने उस पर मेहनत की। साथ ही साथ मेरे से संपर्क में आते ही उन्होंने ये भी कहा कि सर हमको डेयरी पालन करना है, तो हम लोगों ने उनको तकनीकी मार्गदर्शन, खाना खिलाना, मैनेजमेंट का जितना भी पार्ट था हमने समय समय पर दिया गया है। साथ ही मेरे जो कार्यकर्ता हैं विजय वर्मा जी, उन्होंने नियमित रूप से इनका देखभाल भी किया है और सदा हम लोग करते आ रहे हैं। वहीदा बेगम सम्मानित होकर काफ़ी आनंदित हैं। डेयरी उत्पाद से स्वावलंबी बनने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से अपील की है कि डेयरी उत्पाद कर स्वावलंबी बने। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को छुट्टी के दिन स्कूल बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने शिक्षक ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सालेगांव स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को स्कूल की छुट्टी वाले दिन पढ़ाई से संबंधित कार्य का झांसा देकर अपने साथ कार में बैठाकर ले गया। इस दौरान छात्रा को जंगल की ओर ले जाते हुए सूनेपन का फायदा उठाकर शिक्षक महेंद्र मेश्राम ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की सूचना किसी को देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी के चंगुल से छूटकर छात्रा ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद डोंगरगांव थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने कहा कि छात्रा के साथ छात्रा के द्वारा रिपोर्ट करने के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाँ, डोंगरगांव का थाना के अंतर्गत सालेखा बोलते हुए गांव के अंतर्गत वहाँ पे दुष्कर्म का बात सामने आया था। उसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 444/21 का अंतर्गत 363 और 376/506 323 का धारा लगा के जो मोहन कुमार मेश्राम बोलते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्त में लिया गया है और उसको जेल भेजा गया। आरोपी शिक्षक की नियत छात्रा के प्रति पहले से ही खराब थी और उसने मौका देकर सुनियोजित तरीके से छात्रा को षड्यंत्र करते हुए स्कूल की छुट्टी वाले दिन बहाने से अपने साथ लेकर गया। इस दौरान अपने नापाक इरादों को कामयाब करते हुए उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले की रिपोर्ट के बाद आरोपी शिक्षक को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश कर आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे विधायक पति के खिलाफ थाने में शिकायत। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009
997412 और 9994574112। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुज्जी विधायक के पति चंदू साहू के द्वारा वाहन चालक को जातिगत गाली दिए जाने की शिकायत थाने तक जा पहुंची है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू के पति चंदू साहू के द्वारा कुछ दिनों पूर्व रेत से भरे वाहन चालक के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। विधायक पति चंदू साहू पर प्रार्थी वाहन चालक व आदिवासी समाज के लोगों ने समाज को गाली गलौज व आदिवासियों के हाथ पैर तोड़ने व अश्लील गाली देने का आरोप लगाया है। उक्त मामले में प्रार्थी और आदिवासी समुदाय के लोगों ने आक्रोशित होकर इस मामले की रिपोर्ट थाने में कराई है, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। जी वीर सिंह नाम के व्यक्ति थाना उपस्थित आकर जो है अपने सामाजिक 7-8 व्यक्तियों के साथ आया था, एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 4/12/2021 को शनिवार दिन को अपनी माजदा वाहन से रेत लेकर आ रहे थे कि उनका जो माजदा वाहन से डीजल ख़त्म हो गया बैरियर के पास, फॉरेस्ट वेचर नाका बैरियर, तो वहाँ पे जो है विधायक महोदय के पति चंदू साहू जी पहुंचकर जो है उनको रेत के संबंध में पूछताछ करते हुए गाली गुप्तार किए हैं, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करके जो है आवेदन को प्रथम दृष्टया जांच में लिया गया है। जांच करने के पश्चात जो है कार्रवाई की जाएगी। छुरिया क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत आए दिन सामने आती है। आरोप है कि रेत से भरी हुई गाड़ी देखकर विधायक पति चंदू साहू ने ड्राइवर वीर सिंह उइके से पूछताछ करते हुए उसे गाली दी और उसके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। इस मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने तत्काल विधायक पति चंदू साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। सर मैं है गरीब परिवार के ड्राइवर हूँ, मैं से आदिवासी हूँ और मैं है गाड़ी चलाता हूँ तो वहाँ से गांव तरफ से आते रहे हैं, हमारे गांव तरफ से सामान लेके, तो मोर गाड़ी है पे डीजल ख़त्म हो गए तो फिर मैं वहीं रुके रहे नाका के पास, वहीं डीजल लाए लेट हो गए तो वो तरफ से विधायक आवत रही से
तो फिर आई से और बुलाइस मोला विधायक है, ओकर बाद पूछिस कि काकर गाड़ी है ऐसे करके, तो मैं बोले हूँ विधायक चाहे तरुण सिन्हा के गाड़ी है रे ऐसे करके, तो विधायक मोल बहुत गाली दी, ओकर नाम लेते साथ मोल बहुत ज़्यादा गाली दी। विधायक के पति है गाली दी, चंदू साहू है, तो बहुत सा गाली दी से माँ बहन बहुत गाली दी से। तो ओकर बाद में हमारे समाज के मतलब बताऊँ, हमारे समाज ला भी गाली दी से कि गोड़ गंवार ऐसे करके। तो फिर ओकर बाद में आज कहाँ हैं आप लोग? हम अभी रिपोर्ट लिखे बाहर सर पुलिस चौकी, आश्वासन यहाँ के अधिकारी है आगे कार्रवाई करूँ ऐसे करके बोले हैं। सर वो क्या है, ये अपना ये बिरसिंह जो इके है ना, वो गाड़ी चलाता है। कौन से समाज के लड़का? आदिवासी समाज का है, और उसका गाड़ी ये छुरिया के नज़दीक वो डिपो के पास उसका गाड़ी में डीजल ख़त्म हो चुका था। वो रेत भर के आ रहे थे, वो खुर्सी टिकुल है ना, वहाँ से वो आ रहे थे, तो अपने हमारे को वहाँ से ला रहे थे जॉब से, 3-4 लड़के वहाँ जॉब से है। तो वहाँ पर जब वो गाड़ी को डीजल के लिए वहाँ खड़े थे, तो उस तरफ से विधायक पति चंदू साहू ने उनको पूछा होगा किसका गाड़ी है क्या है, तो बताया होगा कि ये तरुण सिन्हा का गाड़ी है, तो कहाँ से रेत ला रहे हो ऐसा टाइप को उसको बोले हो। तो वो बताया कि नहीं मैं कुर्सी टिकुल से ला रहा हूँ रेत ऐसे करके। तो इधर कहाँ गए थे, तो मैं मेरे हमान को लाने के लिए गए थे, तो यहाँ पर डीजल ख़त्म हो चुका है। तो उन ये चारों लड़के थे, उन इतना अपशब्द जो गाली दिया है विधायक पति है, जो समाज के लिए निंदनीय है। क्योंकि एक समाज के एक गरीब परिवार के बच्चे को माँ बहन का जो इज्जत लूटा है, तो ये वीर सिंह ने हमको अवगत कराया कि मेरे को इस टाइप के विधायक पति ने गाली गलौच और धमकी दिया है। तो हमने समाज वालों ने यही पुलिस प्रशासन से निवेदन करने आए थे कि इसको तत्काल गिरफ्तार करे और उचित कार्यवाही करे। ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में रेती की रॉयल्टी पर्ची भी थी, लेकिन कांग्रेस नेता तरुण सिन्हा की रेत है कि बात सुनकर विधायक पति आग बबूला हो गया और अपना आपा खोकर गाली गलौज करने लगा, जो कि एक संभ्रांत व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप नहीं है। रेत से भरे वाहन का रॉयल्टी पर्ची होने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बहरहाल प्रार्थी आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों के साथ थाने पहुंचकर आवेदन देकर अपनी बात रखी है और थाने से न्याय की उम्मीद लगाई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। गंडई तहसील पेंशनर एसोसिएशन की बैठक गंडई नगर के पंडरिया रोड स्थित पुराना थाना सब्जी मंडी के चबूतरे में संपन्न हुआ। पेंशन एसोसिएशन कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ किया गया। बैठक में लखनलाल मानिकपुरी को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। पेंशनर समिति ने समिति भवन की मांग की है। उन्होंने बताया कि सारे पेंशनर किसी न किसी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आम नागरिकों के सभी समस्याओं के निवारण के लिए एक स्वयं का भवन हो, इसके लिए तहसीलदार को पेंशनर एसोसिएशन की पंजीकृत सूची सभी तहसील अध्यक्षों द्वारा अनुमोदित 70 लोगों की सूची सौंपी गई। हमारे इस बैठक का विभिन्न 2-3 गहन मुद्दा है। आज आप देख रहे हैं कि हम लोग ताउम्र शासन का सेवा करने के बाद हमारा जो बैठक की जो कार्यवाही है एक चबूतरे पे हो रहा है। तहसीलदार साहब को एक वो दिया गया है जिसमें पेशी वेशी भी हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी तक का इसमें किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया है कि भवन किस टाइप का कहाँ पर आवंटन किया है, जबकि उसके निर्देशानुसार भवन का देखने के लिए बोला गया, अवगत करा दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि पेंशनर लोगों को कोई समस्या है उसका निदान करने के बारे में आहूत किया गया है। और तीसरा था निर्वाचन जो तो हो गया है। कार्यक्रम के अंत में कोरोना काल में निधन हुए जनों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में भरोसाराम मेरावी, विष्णु सिंह ठाकुर, दशरथ सिंह राजपूत, टीकाराम यादव सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।
संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। छुरिया शासकीय भवन को तोड़ने एवं शासकीय सामानों को निजी लाभ और अवैध निर्माण पर रोक लगा दंडात्मक कार्रवाई करने ग्रामीणों ने छुरिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। खूटा छुरिया निवासी भोजवानी साहू ने छुरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 डोंगरगांव पहुंच सड़क किनारे में स्थित पुराना विकासखंड शिक्षा कार्यालय भवन में आधार पंजीयन केंद्र संचालित करने एसडीएम डोंगरगांव में आवेदन किया था, जिस पर एसडीएम डोंगरगांव में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान किया गया था, जिसमें शर्त आवेदक अपने स्वयं के व्यय से पुराना जर्जर भवन की मरम्मत कार्य पूर्ण कराकर ही आधार पंजीयन केंद्र संचालित करने कहा गया था। लेकिन पुराना जर्जर भवन को पूरा तोड़ नवीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने कुम्हार समुदाय के लोगों ने शिकायत पत्र में वार्ड क्रमांक 9 में सांसद निधि मद अंतर्गत कुम्हार समाज सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। उक्त समुदाय भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 9 डोंगरगांव मुख्य मार्ग में बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूखंड आबादी होने के कारण कार्यालय कलेक्टर राजस्व शाखा राजनांदगांव में कुम्हार समुदाय को भूमि आवंटन किए जाने हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है। उसी के सामने सरकारी भवन को बिना प्रशासनिक अनुमति लिए भोजवानी साहू द्वारा मरम्मत कार्य करने के नाम को लेकर उसे क्षति पहुंचाकर नवीन भवन का निर्माण कराने का आरोप लगाया है। हमारे समाज को, कुम्हार समाज को, जो भवन बनाने के लिए 8 डिसमिल यहाँ पर मिला हुआ है, 8 डिसमिल ज़मीन हमको, और उसमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ते में जो ब्लॉक ऑफिस, पुराना ब्लॉक ऑफिस है, और इसमें अवैध रूप से कब्जा करके भोजवानी साहू द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि हम लोग का भवन बनेगा, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए हम लोग को, और इनका द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो कब्जा तो अवैध किया जा रहा है, लेकिन इसमें तो एनओसी भी तो नगर पंचायत से दिया गया होगा। एनओसी गलत टाइप के दिया गया है इसको। अच्छा। इनको मरम्मत के लिए मिला गया था। अच्छा। मरम्मत के लिए मिला है, लेकिन इन तोड़ के बना रहे हैं इन लोग। वो गलत है। नव निर्माण बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनको एनओसी प्राप्त है, उसके बाद जो बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन दिया गया है वो फर्जी टाइप का है, क्योंकि उसके स्वयं के नाम से है वो, जबकि उसका ऑनलाइन सेंटर है तो ऑनलाइन के नाम से उसको कनेक्शन दिया जाना चाहिए, वो गलत है वो। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की ये मांग है कि ये जो भवन निर्माण है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और उचित कार्रवाई इनके द्वारा नगर पंचायत या पुलिस विभाग द्वारा किया जाए। भोजवानी साहू के द्वारा ऑनलाइन आधार कार्ड बनाया जाता है। शासन से निर्देश है कि उनको शासकीय भूमि अलॉट किया जाए, तो इससे पहले हमारे नगर पंचायत से भी उनके द्वारा मांग किया गया था, लेकिन हमारे नगर पंचायत में भवन की कमी है, इसलिए उनको अलॉटमेंट हमारे नगर पंचायत से नहीं हुआ है। ये पुराना जर्जर पड़ा हुआ शिक्षा विभाग का एक भवन है, तो शिक्षा विभाग द्वारा उसको अनुमति दिया गया है, और तहसीलदार एसडीएम का भी उसके पास एनओसी है कि उसको ये भवन अलॉट किया जाए, लेकिन उसको मरम्मत के लिए अलॉट किया गया है, ना कि नया भवन के लिए। तो आज सुबह पूरे नगर के हमारे वार्ड नंबर 9 के हमारे घर में सभी गए, पूरा पब्लिक हमारे घर गई, तो मैं भी मौके पे आई हूँ, और यहाँ मैं भी देख रही हूँ गलत है ये भवन। उसको पुनर्निर्माण करने का अनुमति नहीं है, उसको सिर्फ यहाँ मरम्मत करके अपना आधार कार्ड संचालन करना था, न कि उसको भवन बनाना था। ये गलत है। इसके लिए मैं अभी कलेक्टर साहब से भी, एसडीएम से भी बात की हूँ, बीओ के अधिकारी से भी बात की हूँ, और अभी कलेक्टर साहब के पास जाऊँगी। जो भी निर्माण अगर नियम अनुसार नहीं हुआ तो ये गलत है, इसके लिए मैं सड़क की लड़ाई लड़ूंगी। ये जो भोजवानी हैं, उन्होंने जो है जर्जर भवन का मरम्मत करा के उनको आधार पंजीयन संचालित करने का अनुमति दिया गया था अनुभागीय अधिकारी की ओर से, लेकिन उन्होंने भवन को ही डिसमेंटल कर लिया है। तो हम रिपोर्ट मंगाकर जांच करके उस पर कार्रवाई करेंगे। उक्त भवन के समस्त सरकारी सामान, बल्ली, फर्श, खिड़की, दरवाजा जैसे कीमती सामान को अपने निजी कार्य हेतु अपने पास रखे जाने का आरोप लगाया गया है। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 65वां महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर नागसेन बौद्ध महासभा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना रक्तदान किए हैं। इस अवसर पर नेत्र जांच एवं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर नागसेन बौद्ध महासभा द्वारा डोंगरगढ़ के नागसेन बुद्ध विहार में एक दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया है। इस अवसर पर बौद्ध महासभा द्वारा स्वास्थ्य शिविर और नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं पुरुषों ने रक्तदान कर इस महादान के सहभागी बने। इसी तरह लोगों ने अपने स्वास्थ्य का जांच करा शिविर का लाभ प्राप्त किया है। आदर्श नागसेन बुद्ध विहार महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्नालाल नंदेश्वर ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे शाखा प्रभारी सहित शहर के जनप्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के तत्वाधान में प्रति वर्षों इस वर्ष भी यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी होने के कारण 2 वर्षों तक यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्य नहीं किया गया था। हम अभी स्थिति नॉर्मल होने के पश्चात फिर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी रक्तदान कर बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दें। और हमारे इस रक्तदान शिविर में हमारे रेलवे के अनिल पोद्दार जी शाखा प्रभारी रेलवे मिनिस्टर कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी डोंगरगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि और सभी के सहयोग से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिला अस्पताल से ब्लड बैंक के काउंसलर जगदीश सोनी ने बताया कि नागसेन महासभा द्वारा 7वें बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोग जिला अस्पताल बसंतपुर राजनांदगांव की टीम है, ब्लड बैंक की टीम है और ये जो रक्तदान शिविर यहाँ पे बौद्ध विहार में हो रहा है तो लगातार ये 7वां वर्ष है। और हमारी जो टीम यहाँ पे आई है ब्लड बैंक की टीम जिला अस्पताल शासकीय जिला अस्पताल से, यहाँ पे जो काफ़ी लोग रक्तदान करने आए हैं। जो रक्तदाता हैं शहर रक्त करने आए हैं और कई ऐसे रक्तदाता हैं जो 20 बार 25 बार रक्तदान कर चुके हैं। और ये जो रक्तदान शिविर डोंगरगढ़ में लगातार जो हो रहा है उसके सबको मैं डोंगरगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दूंगा कि आप जो रक्तदान करते हैं वो गरीब व्यक्ति को जान बचाने में बहुत मददगार साबित होती है। और हमारी पूरी ब्लड बैंक परिवार की तरफ से नागसेन बौद्ध विहार के जो अध्यक्ष हैं नंदेश्वर सर उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस प्रकार लगातार रक्तदान शिविर होता रहे और लोगों की जान बचते रहे। खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डोंगरगढ़ में निगेटिव ग्रुप भी हमको मिलता है, बाकी जिला की अपेक्षा यहाँ पे निगेटिव ग्रुप बहुत है जो लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य शिविर में दक्ष डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस अवसर पर दवाई व चश्मे का भी वितरण किया गया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के पेंड्री में शासन से स्वीकृत कर्मा भवन के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर साहू समाज सहित ग्रामीणों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पेंड्री के ग्रामीण बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपने नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के पेंड्री वार्ड में बीते 2 वर्ष पूर्व शासन ने साहू समाज के लिए कर्मा भवन के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। साहू समाज ने भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है, लेकिन गांव के ही एक व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कार्य बीते 2 वर्षों से बंद पड़ी है। ऐसे में साहू समाज सहित क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं और कर्मा भवन का निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कराने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों का कहना है कि कर्मा भवन के बन जाने से पेंड्री वार्ड के लोगों को मांगलिक सहित सामाजिक कार्यक्रम आयोजन करने में सुविधा होगी। हम लोग वार्ड पेंड्री 20 नंबर से आए हैं और हमारा समस्या है कि विगत 2 वर्षों से साहू समाज का भवन है, उसका पैसा स्वीकृत हो चुका था। 2 बार पैसा लेप्स होने के बावजूद भी फिर इस बार पैसा स्वीकृत हुआ है, लेकिन व्यक्ति से कारण वो भवन नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम संयुक्त रूप से गाँव वाले मिलकर आए हैं और हम चाह रहे हैं नगर निगम से कि साहू समाज का भवन बने और पूरे गाँव का काम आए। वार्ड क्रमांक 20 पेंड्री में विगत 2 वर्ष पूर्व साहू समाज कर्मा भवन के नाम से शासन द्वारा स्वीकृत हुए थे, जिसमें जो है न्यू डल गया था। उसे जो है व्यक्ति विशेष संदीप गुप्ता द्वारा निजी स्वार्थों को लेकर जो है ना अटैक कर दिया जाता है और अधिकारियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, जिसके विरोध में हम लोग भवन बना करके सामूहिक रूप से पूरा ग्रामवासी आज दलेश्वर जी के पास भी गए थे, विधायक के पास, और उसके बाद आयुक्त साहब के पास आया था। आयुक्त साहब बोले बनेगा वहीं बनेगा और सभी लोग जो है
वहाँ निर्माण कार्य चालू हो जाएगा टेंडर आने के बाद। तो इसलिए हम लोग सभी लोग यहाँ आयुक्त के पास आए। हम लोग वार्ड नंबर 20 पेंड्री आए हैं। हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय से नगर निगम क्षेत्र से आयुक्त महोदय से मांग रखे कि साहू धर्मशाला बने, कर्मा भवन बने साहू समाज की ओर से, जो संपूर्ण ग्राम के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जो सांस्कृतिक सामुदायिक भवन है, कई वर्ष 2 वर्ष लगभग इनके पीछे भीड़ है। महापौर द्वारा भी कई बार हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन सिर्फ महापौर द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। और आज इसी के लिए हम लोग बोले पूरा वार्डवासी संयुक्त रूप से सभी वर्ग के लोग सहमति लेके आयुक्त महोदय के समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व हम लोग 25/11 को आवेदन दिए हैं, उसका निराकरण अभी तक नहीं किए हैं। उसको पुनः याददाश्त दिलाने के कारण आज फिर से सभी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज लगता है, हमें उम्मीद है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, आयुक्त महोदय की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो पूरे वार्ड से मिल के एक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी देने आए हैं। राज्य शासन ने 2 वर्ष पूर्व कर्मा भवन के लिए स्वीकृति प्रदान की है। साहू समाज ने शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू कर लिया था और भवन का कालम तक का कार्य भी पूर्ण कर लिया है, लेकिन वार्ड के एक व्यक्ति के अनाधिकृत हस्तक्षेप के चलते निर्माण कार्य बंद है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में जनता कांग्रेस ने दिग्विजय महाविद्यालय के समीप वादा निभाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया है और बेरोजगारी भत्ते की मांग की है। राज्य सरकार ने अपनी चुनावी जन घोषणा में युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के समीप जनता कांग्रेस ने वादा निभाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया है और राज्य शासन से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। जनता कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में बैठी भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन घोषणा पत्र में प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार के 3 साल बीतने के बावजूद इस ओर किसी तरह का पहल नहीं किया है। ऐसे में जनता कांग्रेस के सदस्यों ने वादा निभाओ हस्ताक्षर अभियान चलाकर बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की है। संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल वादा निभाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग हमारे राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज पहुंचे हुए हैं, जहां हमारा छात्रों के समक्ष अपनी मांग को रखना है और उनका समर्थन लेना है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि भूपेश बघेल जी ने चुनाव के पहले जन घोषणा पत्र लागू करते हुए वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो सभी युवा बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरे 3 साल हो गए, आज तक किसी भी बेरोजगार को 1 रुपये नहीं मिला है। तो हमारा मांग है कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, विगत 3 साल का 90,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किया जाए। साथ ही हमारे ST, SC और OBC के जो छात्र हैं उनको 30,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हमारा जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है उसमें छात्रों का समर्थन लेने आए हैं। अभी हम छात्रों से समर्थन लेंगे, हस्ताक्षर कराकर जो पूरे प्रदेश में 1 लाख छात्रों का लक्ष्य रखा गया है उसको CM साहब को सौंपेंगे और मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ के छात्र युवा बेरोजगार अपना अधिकार चाहते हैं, आप उनको पूरा करिए। पैसा कमा के हम बच्चों का कॉलेज फीस भरते हैं और भूपेश बघेल जी आज सीट पर बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे वादे किए थे। लोग कॉलेज वाले बड़े तकलीफ़ में हैं कि 2,500 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता उनको प्रदान किया जाएगा कहते, लेकिन इस परेशानी में हम सब ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं और वो पैसा आकर भी कहीं और चला जा रहा है। तो हम ये हस्ताक्षर अभियान उसी लिए चला रहे हैं कि वो जो 90,000 रुपये अभी तक आ चुका है और वो सरकार के खाते में है, लेकिन हम आम जनता के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके खाते तक बराबर पहुंचा नहीं है। वो उनको बराबर मिलना चाहिए, उनके हक का पैसा है, इसलिए हम यह हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जब मैं खुद अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तब से NSY और ABVP करके भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक संगठन चलाया जाता है, तो उसमें मैंने यही पाया है कि चुनावी रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए शिक्षित छात्रों को उनकी पढ़ाई छोड़वा के ले जाते हैं वहाँ पे और बढ़ाते हैं भीड़, कि उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य नहीं करते। हर छात्र, चाहे वो PSC वाला हो, चाहे वो BCom वाला हो, चाहे वो आर्ट्स हो, सबका एक उद्देश्य है। इस मौके पर जनता कांग्रेस ने बीते साल के बेरोजगारी भत्ते 90,000 एक मुश्त देने की मांग की है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित
शहर के युवा बेरोजगारों ने जनता कांग्रेस का समर्थन किया है और अपना हस्ताक्षर किया है। जनता कांग्रेस ने 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।